हेलो फ्रेंड्स। तो चलते हैं मूरख जो देखण न चली पार्ट 4 पे। हमने बात छोड़ी थी कि आगे अब मेरे गुरु मेरे अगेंस्ट खड़े होने लग गए। जनवरी एंड की बात है, उनकी हर बात से वो मेरे विरोध के स्वर दिखाने लग गए थे। वो मुझे बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब वो अपनी दृष्टि मुझ पर गड़ा चुके थे। तब मैं ये बात समझी नहीं थी, आज समझ रही हूँ। आज समझ रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। वो हर बात मेरे अगेंस्ट बोलने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पर मुझे लगता है कि वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं अपने गुरु से मिलना तो चाहती थी, और उसी टाइम पे एक बात और हुई। हमारे ग्रुप में, जिस ग्रुप में हमने मेडिटेशन सीखा था सब भाई बहनों में, उनमें से एक मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन उन्होंने कह दिया कि आज से तू मेरी गुरु हुई। मैं रो पड़ी थी इस बात पर। सचमुच में मुझे इतना रोना आया था कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि गुरु का स्थान मेरे लिए मुझसे आगे है। मेरे परिवार से, मेरे पीहर वालों से मैंने यही शिक्षा ली है। आज भी मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है कि मुझसे आगे मेरा गुरु। परंतु दिखावटी वाला गुरु के लिए नहीं, मतलब दिखावटी वाला गुरु का प्रति समर्पण नहीं। उन्हें ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से, और बिना ज़रूरत के आप जहाँ हैं वहाँ सुखी रहिए। मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ सुखी हूँ ही। कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता, और मैं किसी को दुख दे नहीं सकती। एक सिंपल सा लॉजिक है माइंड में, दिल में। तो मैं गुरु से बहुत गहराई से मिलने के लिए तड़प उठी थी। अब तक मैंने अपने गुरु के कभी दर्शन नहीं किए थे। मैंने उन्हें सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा था, वीडियोज़ में देखा था यूट्यूब के। उनके साथ ऑडियोज़ के द्वारा साधना हुई थी हमारी। इतना ही, इतना ही जानती थी मैं उन्हें। मेरी मिलने की तड़प बढ़ती जा रही थी। तो जो मुझे बहुत पसंद कर रहे थे, उन्होंने गुरुदेव को अपने घर इनवाइट किया, और गुरुदेव मान भी गए। मैंने आनंद फानंद अपनी टिकट बुक करवा ली थी उधर जाने के लिए, पर मेरा परिवार बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुझे अनजान जगह पर नहीं भेजना चाह रहा था। उस समय मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। वो बोला कि ठीक है, गुरु तो कहीं भी हो सकता है, और जहाँ जाना चाहती है जाना चाहिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, ये बात सभी के दिल में कह रही थी। मेरा बेटा मेरे साथ आया। मेरे भाई ने मेरी भाभी को, वो उस टाइम पे विलिंग नहीं थे आने के लिए वहाँ पर उन्हें बोला कि नहीं, नीलम जा रही है तो तुमको जाना ही पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी भाभी और मेरा बेटा मेरे साथ आए थे। मेरे परिवार का प्यार मुझे गहराई से महसूस होता है आज भी, और मैं बहुत नसीब वाली समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि दिखावटी नहीं है यहाँ कहीं भी कुछ, सब सच्ची वाली बातें। मेरे गुरु ने भाप लिया था कि मैं झूठ स्वीकार नहीं करती हूँ। गुरुदेव ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई बातें कहने लग गए थे मेरे अगेंस्ट में। हर बात मुझ तक पहुँच रही थी। एक बात उन्होंने और कही उन सब बातों में, कि मैं स्त्रियों के साथ कंफर्टेबल नहीं। मैं सोच में पड़ गई। गुरु के लिए कब से स्टूडेंट स्त्री या पुरुष होने लग गया? गुरु के लिए जो स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, बस बात खत्म। पर अब मेरी परीक्षा गहरी होने वाली थी। अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी मेरी। तो अपने बेटे के साथ मैं पहुंच गई सिरसा, अपनी भाभी के साथ। पहले दिन मैं अपने गुरुदेव से उखड़ी उखड़ी थी, वो भी उखड़े उखड़े थे। मैं उत्तर, वो दक्षिण, मैं पूरब, वो पश्चिम।
इस तरह की आँख मिचौली चल रही थी हमारे बीच में। पर मैं अपने काम को सहजता से कर रही थी, मुझे परेशानी नहीं थी, मतलब मेरे दिल में परेशानी नहीं थी किसी भी बात से। मैं सुकून में भी थी, आनंद में भी थी और मस्ती में भी थी। खूब एंजॉय किए हमने वो 2 दिन, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे लोगों से भी मिली मैं वहाँ पर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए वहाँ पर। पहले दिन तो ऐसे ही समय निकल गया। मेरी कुछ भी उनसे डायरेक्टली गुरुदेव से बात नहीं हुई, ना मम्मा से, ना किसी और से। हाँ, इसके पहले एक बात और कह रही, मैं आपको बोलना भूल गई हूँ। जनवरी में मेडिटेशन करवाने के टाइम पर एक दिन मम्मा मेडिटेशन करवा रही थी। उस दिन का अनुभव मुझे इतना खूबसूरत हुआ कि मैंने अगले दिन मम्मा को मैसेज किया कि मम्मा, आपकी और सखा की आवाज़ तो डिट्टो सेम है। मम्मा का स्माइली आ गया था। ये बात जनवरी की और हम पहुंच गए थे मार्च तक। मैं मार्च के महीने में सिरसा गई थी। 13 मार्च को मैं अपने गुरु के चरणों को देख सकी थी। हालांकि शीश मैं तब नहीं नवा सकी थी, मेरा शीश नवा था 14 मार्च को। तो 13 मार्च का दिन तो यूं ही निकल गया। कुछ साधनाएं हुई, कुछ बातचीत हुई, काफ़ी लोग थे। 14 मार्च को जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठी सुबह की चर्चा के पश्चात, तो मैं उस समय 5 से 6 घंटे तक अपनी ही जगह पर स्थिर हो गई थी, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से अवेयर। मुझसे कोई बार बार उकसाने पर मैं बोलकर जवाब ज़रूर दे रही थी, पर उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। करने की इच्छा ही नहीं थी, मुझे बस शांत बैठे रहना अच्छा लग रहा था। मौन, अपने आप से कनेक्टेड। लगभग 5 घंटे तक मैं उसी जगह पर बैठी रही थी। फिर उसके बाद उठ कर के खाना पीना खाया। शाम का खाना उस दिन मैंने ही बनाया था। हम लोग घूमने निकल गए, मैं, मेरी भाभी और मेरा बेटा। हम लोग रोज़ घूमने के लिए 1 घंटे के लिए साथ में निकल जाते थे। उस टाइम पे हम सब बकवास बातें जो हम घर में रहते हुए नहीं कर पाते थे, वो कर लेते थे। उस दिन भी हमने रास्ते में बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा। उस दिन की बातें भी बताऊँ तो बहुत अनोखी थी, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, सीधे रात पर आती हूँ। रात को हमें 3 जनों के ग्रुप में मेडिटेशन करने के लिए कहा गया। तो 3 जनों के ग्रुप में मैं, मेरी भाभी और जिनके यहाँ मैं गई थी, उन्हें मैं बाबा कहती हूँ। हम तीनों एक साथ मेडिटेशन करने बैठे। तो बाबा को हमने बीच में लिया था कि हम दोनों बेटियां हैं, आपका प्यार और आशीष हम तक बरसता रहे, बस इतना ही था। एक बार पूरा कमरा खचाखच भर गया था। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम से जब आई तो देखा तो एक ही जगह खाली बची थी, एक सोफ़ा 3 जनों के बैठने के लायक। और उस सोफ़े के आगे खड़े थे गुरुदेव। अब ये डिसाइडेड था कि बाबा बीच में बैठेंगे। भाभी बोली मैं आगे नहीं जाऊँगी इतना। शी वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल। मुझे तो किसी का डर लगता ही नहीं है। मैं आगे बैठ गई। जब सखा की तरफ मुख था, सखा यानी मेरे गुरुदेव, सखा की तरफ मुख था, तब तो सहज मेडिटेशन हो गया। कुछ देर पश्चात उन्होंने बोला डायरेक्शन चेंज करने के लिए। उस टाइम पे जब मेडिटेशन हुआ, उसके बाद उसके बाद यादें कभी बहुत खूबसूरत होती है ना, तो आंसू ऐसे ही आ जाते हैं आंखों में, सहज रूप से। कोई दर्द नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम यादों से हंसते ही हों, बहुत सी यादें हमें आंसू भी दे देती है। तो मैं कुछ समय तक नहीं उठ पाई थी। गुरुदेव 3-4 बार बोले अब आप आंखें खोल लीजिए। फाइनली मैं उठी। मैं सुबकने लग गई थी, जहाँ बैठी थी वहीं पर उठी और उनके चरणों में शीश रख दिया।
उन्होंने बहुत हौले से मेरे बालों पर हाथ फिराया। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरी अपनी माँ से भी जो गहरी कोई माँ है जो मेरे सिर पर हाथ फिरा रही है। मैं आज भी उस स्पर्श को महसूस कर सकती हूँ, अभी भी इस वक्त भी वो स्पर्श में महसूस करती हूँ। उस समय कुछ अलग ही घट चुका था मेरे हृदय में। अब मेरा दिल धड़कने लग गया था उस प्रेम को महसूस करते हुए। उस दिन रात को गुरुदेव से बहुत सारी बातें हुई। वो हमारे साथ ही बैठ गए थे। 2 बजे तक हम लोग बातें कर रहे थे। उन बातों में एक बात ये हुई कि हमारे एक साथी कुछ किताबों के बारे में बोल रहे थे और गुरुदेव उन बातों को एक्सप्लेन कर रहे थे। 10-15 मिनट तो ये चलता था। फाइनली मैं बोली गुरुदेव को कि गुरुदेव ये जो बातें बोल रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, और आप जो बोल रहे हो वो सब समझ में आ रहा है। तो वो हंसने लगे और एक कॉम्प्लीमेंट उन्होंने उस टाइम पे बातों बातों में दे दिया कि इसे परेशान मत करो, इससे मुझे बहुत गहरी उम्मीदें हैं। तब भी मैं मूर्ख नहीं समझ पाई कि वो क्या चाहते हैं मुझसे और क्या कमियां हैं मुझ में, पर वो उम्मीद लगा कर बैठे थे। अब तक में मैंने 2 बार मेडिटेशन ग्रुप बना लिए थे, पर मैं उस ग्रुप में सिर्फ बातें करती थी। मैंने कभी किसी को मेडिटेशन नहीं कराया। मैं कोई मेडिटेशन कराने के लिए बोलता था, मैं उनको गुरुदेव की विधि को ही शेयर कर देती थी, पर खुद मेडिटेशन कभी नहीं कराया था तब तक। गुरुदेव इस बात से भी नाराज़ थे दिल में। ये अब समझ में आता है, उस टाइम नहीं समझ में आया था। तो बस अगले दिन, उस दिन रात को मैंने खाने में मिसल बनाई थी। उस दिन हाँ, खाना मैंने ही बनाया था उस दिन, और मिसल बनाई थी। अगले दिन मेरी भाभी को मम्मा ने पूछा, गुरु माँ को मैं मम्मा कहती हूँ, मेरे लिए वो मेरी माँ के समान ही है, क्योंकि माँ ही इतना गहरा प्यार अपने बच्चों से कर सकती है कि अपने पति का समय वो अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर सके। अब तक यही रूप देखा था मैंने, और यही रूप महसूस कर रही थी मैं। तो अगले दिन मम्मा ने भाभी से पूछा, अरे मिसल बहुत अच्छी लगी सखा को, गुरुदेव को बहुत अच्छी लगी, तो उसकी रेसिपी बता दें। भाभी ने सहज रूप से कह दिया कि ये तो दी ने बनाई है, आप दी से ही पूछ लीजिए। मम्मा ने मुझसे नहीं पूछी वो रेसिपी। क्यों नहीं पूछी, नहीं समझ सकी मैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी सी साधारण सी घटना थी। हाँ, पर मैं उनकी बेटी के साथ बहुत खेल रही थी, गुरुदेव की और मम्मा की प्यारी सी बेटी उर्ू। मुझे लग रहा था जैसे मुझे एक छोटी बहन मिल गई हो। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत बहुत इंजॉय किए वो 2 दिन मैंने सिरसा में। मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए ऐसे अनमोल क्षण है कि जो मैं शायद जन्मों जन्मों तक नहीं भूलूंगी। अब मेरे गुरुदेव मुझे साकार शरीर से इस जन्म में मिले नहीं मिले तो भी गिला नहीं। चाहती जरूर हूँ कि मिलूँ उनसे फिर से, पर गिला अब नहीं है उनसे। इस बात के लिए तो नहीं है कि वो मुझसे क्यों नहीं मिलते। उस दिन मैंने एक बात और कही थी। उस टाइम पे सखा ने एक कॉम्प्लीमेंट मुझे और दे दिया था चलते फिरते। मैंने कुछ वेस्टेड पील्स जो रहती हैं हमारी सब्जियों की, छिलके और डंडियाँ और ये सब, इनसे सूप बनाया था, जो मैं यहाँ पुणे में भी बनाती रहती हूँ अपने घर पर। और बाद में उनको पूछा था कचरे का सूप कैसा लगा।
मुझे लगता है मेरी और गुरुदेव की पर्सनली ये 2 मिनट की 2 ही सेंटेंस की बात हुई थी शायद। उसके अलावा तो जो भी बातें हुई थी वो सबके साथ में सबके साथ ही हुई थी। गुरुदेव बोले संसारी वो जो सोने को मिट्टी बना दे और सन्यासी वो जो मिट्टी को सोना बना दे। उन्होंने अनजाने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया था कि मैं सन्यासी हूँ। मैं मूर्ख तब भी नहीं समझी। समझ विकसित होते होते बहुत समय निकल गया था, पर अब मेरे ऊपर उनके दूसरे प्रयोग शुरू हो चुके थे। वो भी कुछ करने की ठान चुके थे। मेरे पास तो उनकी बोलते हैं ना, एक मैंने अपनी डोरी उनके हाथ में दे दी थी और कठपुतली की तरह नाचने के सिवाय मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने सिरसा में एक बात और कही कि तुम्हारा नंबर तो मैं ब्लॉक करके ही छोड़ूंगा। मैं बोली कि मुझे कुछ नहीं समझता। बोले मुझे सब समझ रहा है, तुम्हें क्या समझता है। प्रेम को एक बार तुमने समझ लिया, अब तुम गुरु को छोड़ो और आगे बढ़ो। मैं बोलती गई मुझे नहीं समझता है, पर उन्होंने ठान लिया था। आगे की बात अगले वीडियो में। बाय बाय। कीप एंजॉय, कीप सेलिब्रेटिंग, कीप इवॉल्विंग, कीप एजुकेटिंग।